नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली पॉइंट 1 को सॉल्व किया था। आज उसी से आगे हम पढ़ेंगे 1.2। उससे पहले हम कुछ आधारभूत प्रमेय हैं वो जानेंगे और कुछ उदाहरण हैं वो करेंगे। उदाहरणों के माध्यम से ही 1.2 प्रश्नावली के लिए जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो हम उदाहरण के माध्यम से ही समझते चलेंगे। तो सबसे पहले आज देखिए प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें अपने आप से और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग चला जाए। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें अपने आप से और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ अपने आप से ही भाग जाए, यानी जो संख्या अभाज्य है उसमें सिर्फ उसी से भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो समझ सकते हैं, भाज्य संख्या जिसमें भाग चला जाए किसी दूसरी संख्या से, अभाज्य संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए। तो अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं बात करता हूं, ये मैं ले रहा हूं, नंबर ले रहा हूं एक 24 और 24 के मुझे गुणनखंड करने हैं। तो ये हो जाएगा 12, 6 और ये हो जाएगा 3 और ये आपका ये निकल के आ गया। आप यहां देख पा रहे हो, तो मेरे पास जो 24 के जैसी गुणनखंड किए तो मेरे पास निकल के आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी मैं यहां देख पा रहा हूं कि ये जो 24 है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसमें अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके गुणनखंड किए तो ये मैं देख पा रहा हूं ये सभी की सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। यह बिल्कुल सही बोला है कि यहां देख पा रहे हो कि जैसे हमने कोई नंबर लिया 24 संख्या ली, उसके हमने क्या किए, गुणनखंड किए और वो हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दी। आगे देखिए, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब है, जैसे मैं यहां ले रहा हूं, ये मैंने नंबर लिया दोबारा से, 24 संख्या ली मैंने दोबारा से, और इसमें मैं ध्यान से देखिए कह रहा है कि आने वाले क्रम के बिना। यानी अगर मैं यहां देखो, यहां मैंने किससे 2 से भाग दिया था, अगर मैं यहां 3 से भाग देता हूं तो 8 आएगा, 2 यहां 4 आ जाएगा और 2 ये देखिए। यानी अगर मैं शुरुआत ही में 3 से करता हूं, शुरुआत में 3 से भाग देता हूं, तो मैं देख पा रहा हूं इधर, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये मेरे पास निकल के आ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। कहने का मतलब है अगर हम इनमें क्रम से भाग नहीं देते हैं तो भी उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी हमारा सही माना जाएगा और यह भी हमारा सही होगा। यह प्रमेय कहती है किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी यह जरूरी नहीं है कि आप क्रम से ही उसमें भाग दें, आप किसी भी संख्या से उसमें भाग दे सकते हैं और क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। आप देख सकते हो, जैसे मैंने इधर 2 से भाग दिया था और इधर मैंने 3 से भाग दिया। आप यहां देख पा रहे हो कि क्रम चेंज हो गया, इधर भी क्रम बदल गया, इधर ये बिल्कुल क्रम बदल गया, लेकिन इनका जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो क्या आएगा, 24 ही आएगा। तो यहाँ क्रम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे आपका उदाहरण नंबर 5 है। वो कह रहा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। हमें दे रखा है संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि
क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त होता है? अब देखिए, यहां ध्यान से देखिए, जो हमें दे रखा है यहां n क्या दे रखा है? n दे रखा है प्राकृत संख्या। n क्या है यहां? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? 1 2 3 4 और कहां तक? अनंत तक। तो यहां n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो यहां पर 4 की पावर n की बात की गई है, तो यहां देखिए 4 की पावर में 1 करूंगा, 4 की पावर 2 करूंगा, 4 की पावर 3 करूंगा, 4 की पावर 4 करूंगा, और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो 4 की पावर 1 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 16 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 256, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 4 की पावर प्राकृतिक संख्याओं को लगातार रखते चले जाएं तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जहां उसका इकाई का अंक, जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त होगा, यानी इकाई का अंक, जिसे पीछे वाला बोलते हैं, इकाई का अंक शून्य आ जाए यानी 0 आ जाए। तो ये हमको जांच करनी है। अच्छा, इसके लिए ये क्या आ जाए? 0 आ जाए, इकाई का अंक कितना आ जाए? 0 आ जाए, ये हमको इसमें बताना है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं 0 की बात करता हूं तो 0 किसके पीछे होती है? जैसे 9 तक तो कोई 0 नहीं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक 0 नहीं। 10 के पीछे क्या आती है? 0 आती है। उसके बाद आगे करें 20 30 40, ये सब इनके पीछे क्या है? ये सब क्या है? 0 है। अगर मैं यहां बात करता हूं 10 की, तो इसके मैं जैसे ही गुणनखंड करूंगा तो मेरे पास निकल के आएंगे, 2 गुणा 5। जैसे मैंने 10 के गुणनखंड किए तो मेरे पास क्या निकल के आए? 2 गुणा 5 गुणनखंड निकल के आए। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 5। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 10, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 5। अगर मैं इसकी 20 की बात करूं, अगर मैं इस 20 की बात करूं, अगर मैं 30 की बात करने चला जाऊं तो मैं 3 गुणा 10 करूंगा, और 10 को भी मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 5 लिख सकता हूं। जैसे यहां मैं 40 की बात करता हूं तो 40 4 गुणा 10, और इसको भी मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 5 लिखूंगा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी मैंने आपको नंबर दिखाए, अभी संख्याएं दिखाई, जितने भी संख्याएं दिखाई मैंने, 10 20 30 40, इनका इकाई का अंक कितना है? पीछे 0 है, यानी इन संख्याओं के पीछे क्या है? 0 है। लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने 10 के गुणनखंड किए तो जो 10 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो कितने निकल के आए? 2 गुणा 5, 2 और 5 निकल के आए। यहां देखिए 20 2 गुणा 10 हो गया, फिर भी हमें क्या मिला? 2 गुणा 5 अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। यहां भी देखिए 3 गुणा 10 किया, 10 के जैसी गुणनखंड किए 2 गुणा 5 आया। यहां देखिए 4 गुणा 10 किया, 10 के जैसी गुणनखंड किए 2 गुणा 5 आया। तो कहने का मतलब है किसी संख्या के पीछे, अगर हमें किसी संख्या के पीछे अगर 0 लाना है तो कहने का मतलब है उसमें 2 गुणा 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए, 2 गुणा 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो आप इधर देख पा रहे हैं, कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है 2 और 5 आ रहा है, तो वो संख्या निश्चित रूप से 0 पर समाप्त होगी। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आ रहा है तो वो संख्या निश्चित रूप से 0 पर या 0 पर समाप्त होगी। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आ रहा है तो वो संख्या 0 पर 0 पर समाप्त होगी। तो आप लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अभाज्य संख्याएं
आ रही हैं तो वह संख्या 0 0 पर समाप्त होगी। आप देख सकते हैं यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 जैसी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं तो वो संख्या 0 या 0 पर समाप्त होगी, ये निश्चित है, आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां अगर मैं बात करता हूं 4 की पावर n, 4 की पावर n की बात करता हूं तो 4 की पावर n, तो 4 की पावर की n को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 2 की पावर n, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n, तो मेरे पास क्या निकल के आया 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम 4 की पावर जो n है, n की जगह पर हम कितनी भी संख्या रखती चले जाएं, यहां पर इसका मान इकाई का अंक 0 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं आप इसे ऐसे लिख सकते हैं संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। जैसा कि हमने किया था 4 के जैसी हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 इंटू 2 आया, 2 इंटू 2 की पावर n आया, जैसी सॉल्व किया 2 की पावर n और 2 की पावर n आया। तो हमें यहाँ 2 तो देखने को मिला लेकिन 5 वो हमें देखने को नहीं मिला था, तो 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4 की पावर n n के किसी भी मान के लिए 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी हम n का कोई भी प्राकृत संख्या में से मान रख दें तो वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। वो अगला उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 6। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये एचसीएफ और एलसीएम आप निकालना जानते होंगे। तो देखिए एक बार देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि की बात की गई है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 6 और 20 के सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो जैसे मैं इसके करूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 2 गुणा 3। किसके निकल के आए? ये 6 के मेरे पास अभाज्य गुणनखंड निकल के आए। यहाँ 20 की बात करता हूं तो ये मेरे पास निकल के आएंगे 20 की बात करता हूं तो मेरे पास निकल के आएंगे 2 गुणा और ये 5। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। यहां पर जब 1 1 है यहां पावर ये लग जाएगी। अगर मैं यहां बात करता हूं सबसे पहले ये मेरे पास क्या निकल के आए इनके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की बात करता हूं तो HCF जो जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन हो हम उसे कॉमन ले लेंगे और हमारा HCF हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगर मैं यहां HCF की बात करता हूं तो इन दोनों में कॉमन कौन है? अगर मैं यहां देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है? जो कॉमन होगा उसे ले लीजिए, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे ले लीजिए। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां 2 इधर भी है और 2 इधर भी है तो मैं ले लूंगा 2। लेकिन आपको यहां एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम HCF निकालेंगे तो हमको जो कॉमन लेना है वो न्यूनतम घात के साथ लेना है, जिसकी न्यूनतम घात है वो लेना है। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो इनमें से कम पावर किसकी है? तो हम लेंगे 2 की पावर 1। और आप देख पा रहे हो यहां 3 है यहां 5 है, बाकी का कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा हमारा 2। तो हम लिख सकते हैं यहां HCF कितना हो गया 2 हो गया। अगर मैं LCM की बात करता हूं तो LCM में तो सब आ जाते हैं, जो कॉमन है जो नहीं है वो सब आ जाएंगे, टोटल जितना अभाज्य गुणनखंड है वो सब आ जाएंगे। लेकिन यहां पर कैसे लिए थे? न्यूनतम घात के साथ। मैं यहां लिखे दे रहा हूं यहां कैसे लिए थे? न्यूनतम घात के साथ
और एलसीएम में हम लेंगे अधिकतम घात के साथ। यहां हम क्या लेंगे, अधिकतम घात के साथ। और जितने भी अभाज्य गुणनखंड है हम क्या लेंगे, वो सभी ले लेंगे। जो कॉमन है वो अधिकतम घात के साथ ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो उनको भी हम ले लेंगे। कहने का मतलब है जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे हम उनको यहां पर ले लेंगे। तो देखिए मैं बात करता हूं, यहां पर यहां 2 है, यहां भी कितना है 2 है, तो सबसे ज्यादा घात किसकी है, ये वाली, तो हम ले लेंगे 2 की पावर 2 गुणा यहां कितना है 3, 3 की पावर 1 गुणा यहां कितना है 5, 5 की पावर 1। यानी जो कॉमन है उसमें सबसे हमने अधिकतम घात ली, जो कॉमन नहीं है वो हमने ले लिए। यानी जो भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं वो सब के सब हम एलसीएम में ले लेते हैं। तो इसे देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 60। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ये इस तरीके से ये हल होंगे। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 7। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसा पीछे कराया था, अभी पिछला उदाहरण कराया था, सेम वैसे ही होगा। देखिए तो सबसे पहले जो हमें संख्याएं दी हैं हम उनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो संख्याएं 96 और 404, इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो दीजिए 2 से जाएगा 4, 8 बार चला जाएगा, फिर 2 से दीजिए, यह जाएगा 24, 2 से जाएगा 6, 2, 3। तो हम कह सकते हैं ये गया 1, 2, 3, 4, 5। यानी 96 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। 96 के जो गुणनखंड निकल के आए वो कितने निकल के आए, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। अगर यहाँ 404 की बात करते हैं तो 404 की बात करते हैं तो 2 से देंगे तो 202, फिर 2 से देंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 यानी 101, और 101 से ही जाएगा, यह आ जाएगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ 404 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकल के आए 2 की पावर 2 गुणा 101। ये हमारे क्या निकल के आए, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही पिछला उदाहरण कराया था मैंने आपको बताया था जो कॉमन आ रहा है उसको हम न्यूनतम घात के साथ ले लेंगे। तो देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और न्यूनतम घात किसकी है, इसकी। तो हम न्यूनतम घात वाले को ले लेंगे, यानी 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 गुणा 2, और ये कितना निकल के आ जाएगा 4। तो मैं कह सकता हूं जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आया है 4। एचसीएफ कितना निकल के आएगा 4। ये अगर यहाँ मैं एलसीएम की बात करता हूं, ध्यान से देखिए, एलसीएम की बात करता हूं मैं, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा मेरे पास, देखिए तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो भी कॉमन है उसको हम अधिकतम घात के साथ लेंगे। तो यहाँ क्या है, 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 गुणा, और देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 101 की पावर 1, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 हो गया, गुणा 3 गुणा में 101 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दून 4 दून 8 दून 16 दून 32, 32 गुणा में 3 गुणा में 101, तो 32 दिया होता है 96 गुणा में 101। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96,696। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमको एचसीएफ कैसे निकालना है, न्यूनतम घात के साथ, जो कॉमन है उसे न्यूनतम घात के साथ लेना है। एचसीएफ में एलसीएफ में हमें क्या करना है, न्यूनतम घात के साथ जो कॉमन है उसे न्यूनतम घात के साथ लेना है। और एलसीएम में जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वो सब के सब लेने हैं,
और जो कॉमन है उसे हम क्या लेंगे, अधिकतम घात के साथ लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 8। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम उदाहरण है, जैसा अभी किया था वैसा ही है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 72 और 120 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6, 72 और 120 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कर लेते हैं। ये जाएगा 3, ये हो गए 6 के, यहाँ बात करें 36, ये हो जाएगा 18 और ये जाएगा 9, 3, ये हो जाएंगे इसके। और यहाँ बात करें 60, 30, 15, 3, ये हो जाएंगे 120 के। तो हम इन्हें लिख सकते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो आएंगे 2 गुणा 3, तो इनकी पावर लगा देंगे। अगर मैं 72 के अभाज्य गुणनखंड की बात करता हूँ तो यहाँ देखिए 2 कितना है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ हम कर देंगे 2 की पावर 3 गुणा, यहाँ 3 कितना है, 2 बार है, तो यहाँ कर देंगे 3 की पावर 2। आगे देखिए 120, अगर 120 के गुणनखंडों की बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की बात करें, तो ये कितने मेरे पास 3, तो 2 की पावर 3 यहाँ कर दूंगा, और यहाँ कितना मेरे पास 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैं निकालूंगा एचसीएफ, और एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन हो उसे हम क्या ले लेते हैं, न्यूनतम घात के साथ ले लेते हैं। देखिए कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन क्या है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है 2, 2 और यहाँ भी 2 कॉमन है। और देखिए 3, 3, 3, यानी 2 तीनों में कॉमन है और 3 तीनों में कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, 2 की जो न्यूनतम घात है वो ले लूंगा, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, और जो 3 तीनों में कॉमन है उसकी भी मैं क्या ले लूंगा, न्यूनतम पावर ले लूंगा, तो 3 की पावर 1। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 6। जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 6। अगर मैं यहाँ एलसीएम की बात करता हूं, एलसीएम की अगर मैं यहाँ बात करता हूं, तो एलसीएम जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वो सब लेने हैं, और जो कॉमन है वो हमें अधिकतम घात के रूप में लेना है। तो देखिए ध्यान, तो 2 की अधिकतम घात क्या है, 3, तो 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 की अधिकतम घात क्या है मेरे पास, 2, तो 3 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 2 हो गई, और मैं ले लूंगा 5। ये मेरे पास हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 गुणा 5, 8 पंजे 40 गुणा 9, 9 चौका 36, यानी 360। ये मेरे पास कितना निकल के आएगा, जो एलसीएम है वो निकल के आएगा मेरे पास 360। इस तरीके से ये होंगे। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें।